नमस्कार साथियों, इस वीडियो में लिया हमने 35 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, और ये सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे बिजली के इंजन कहाँ बनते हैं? तो भारतीय रेलवे में बिजली के इंजन चितरंजन में बनते हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। साथियों, ये जो जोन से संबंधित प्रश्न है, मुख्यालय से संबंधित प्रश्न हैं, इनको एक बार आप सबको देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो मुख्यालय हेडक्वार्टर, इनमें से एक प्रश्न या दो प्रश्न जरूर आएगा आपके पेपर में। तो ये करीब करीब सभी याद कर लीजिएगा। इसका पूरा वीडियो बनाऊंगा मैं, आजकल में इसका पूरा वीडियो बना दूंगा एक। तो पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय वो हाजीपुर है। और यहाँ सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है, जिसको अपन जो मुंबई है, वो सेंट्रल रेलवे और WR दोनों का मुख्यालय है। और आपने कोलकाता की बात करें तो ये 3 का है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है, दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, और मेट्रो का भी कोलकाता है, ध्यान में रखिएगा। स्वेज नहर जोड़ती है, तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, देवदास उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो ये शरत चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है? तो ये ली कार्बूजियर इसके सृजनकर्ता हैं। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला है, तो वो कर्णम मल्लेश्वरी है, ध्यान रखिएगा। और भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो इस सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है, ध्यान में रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, वो भारत के राष्ट्रपति जी को पद की शपथ दिलाता है। तो अपने जो वर्तमान आदरणीय सम्माननीय जो राष्ट्रपति जी हैं, श्री रामनाथ कोविंद जी, उनको जो शपथ दिलाई गई थी वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई गई थी। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो ये 1951-52 में स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव हुआ था, ध्यान में रखिएगा। साथियों, मैं आपको यहाँ एक बात बताता हूँ कि जो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न हैं, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न हैं, उसके लिए आप लूसेंट का अध्ययन कर सकते हैं। लूसेंट के जो लास्ट के पेज हैं, अंतिम पेज हैं, 3 पेज हैं, उसको एक बार आप रीडिंग मार लीजिएगा। कंप्यूटर का प्रश्न उससे बाहर नहीं जाएगा। जो अपने लूसेंट आती है, तो लूसेंट में नंबर 11 है, अध्याय 11 है लास्ट का। लास्ट के पेज हैं, लास्ट में अंतिम 2-3 पेज हैं, उनकी आप ज़रूर रीडिंग मार लीजिएगा। तो कंप्यूटर से संबंधित जो भी आपके 2 प्रश्न आए, 3 प्रश्न आए, 4 प्रश्न आए, उनकी ज़रूर रीडिंग मारिएगा, तो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। तो यहाँ प्रोसेसर का प्रमुख कार्य है, तो वो डेटा प्रोसेसिंग है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ये लिखा है कि हिंदी राजभाषा होगी? तो वो 343(1) है, ध्यान में रखिएगा। निम्न में से भारत के किस राज्य पर राजभाषा नियम 1976 लागू नहीं होते? तो वो तमिलनाडु पर लागू नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य राजभाषा नियम 1976 के तहत ख क्षेत्र में आता है? तो ये जो राजभाषा नियम था, ये 17 जुलाई 1976 को तैयार हुआ था, और ये अब तक 4 बार संशोधित हो चुका है। पहली बार 1987 में संशोधित हुआ, दूसरी बार ये 2007 में हुआ, तीसरी बार 2011 में हुआ, और चौथी बार ये 2016 में संशोधित हो चुका है। और ये जो राजभाषा नियम 1976 में टोटल 12 नियम हैं। और इसमें यहाँ जो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि उसके अनुसार ख क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा राज्य आता है। तो ख क्षेत्र वाले मैं सारे बता देता हूँ आपको। यहाँ पंगु चंद्र मदान की ट्रिक लगती है। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमन दीव समूह, चंडीगढ़, 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें आते हैं। तो गुजरात, इसका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है,
और ये प्रश्न आपको प्रत्येक प्रश्न पत्र में मिल जाएगा। तो आप जब जाओ तो ये तो सोच के जाना कि 14 सितंबर का प्रश्न तो पेपर में आएगा ही आएगा। और जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार गया। तो ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो ये 14 सितंबर 1949 में 14 सितंबर 1949 में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, ध्यान रखिएगा। और राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं होती हैं। तो राजभाषा जो अधिनियम है 1963, ये आपके संशोधित हुआ था ठीक 4 साल बाद 10 मई 1967, और ये प्रभावी हुआ था आपके 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुआ था। तो राजभाषा अधिनियम जो 1963 उसमें कुल 9 धाराएँ हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो राजभाषा नियम है और राजभाषा अधिनियम है ये दोनों अलग अलग हैं। राजभाषा नियम 17 जुलाई 1976 को हुआ था, 76 को बना था, और ये अब तक 4 बार संशोधित हो चुका, 1987, 2007, 2011 और 2016। इसमें 12 नियम होते हैं राजभाषा नियम में, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ राजभाषा अधिनियम की बात हो रही है। राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 को बना था और 10 मई 1967 को ये संशोधित हुआ था और 26 जनवरी 1965 को ये प्रभावी हुआ था। और यहाँ धाराओं की बात कर रहा है तो यहाँ कुल धाराएं, इसमें जो राजभाषा अधिनियम होता है उसमें कुल 9 धाराएं होती हैं, ध्यान में रखिएगा। राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिया जाना आवश्यक है। तो वो नियम आपका 5 है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें टोटल 12 नियम हैं। जो 12 नियम है उनमें से जो 5 नंबर का नियम है उसमें ये बात है हिंदी में जितने भी प्राप्त पत्रों के हिंदी में जितने भी प्राप्त पत्र होते हैं उनके उत्तर हिंदी में ही दिए जाने आवश्यक हैं। तो ये आपके राजभाषा नियम 1976 में नियम 5 में लिखा हुआ है, यह आपको ध्यान रखने योग्य बात है। क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो ये GM महोदय होते हैं, याद रखिएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो नेक्स्ट है वो है मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो वो मंडल रेल प्रबंधक होते हैं, DRM साहब होते हैं। नेक्स्ट है रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के अंतर्गत तृतीय पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो मैं आपको यहाँ तीनों ही बता देता हूँ। यहाँ तो पूछ तो रहा है, तीसरी राशि पूछ रहा है, लेकिन मैं आपको तीनों बता देता हूँ। प्रथम राशि 8,000 रुपये है जो कि आपके ऑप्शन डी में है, और द्वितीय राशि 7,000 रुपये है जो कि आपके ऑप्शन सी में है, और तृतीय राशि तीसरी राशि 6,000 रुपये है जो कि आपके ऑप्शन बी में है। तो यहाँ 8,000, 7,000, 6,000 तीनों राशि मैंने आपको बता दी है रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार की। तो यहाँ तीसरी राशि पूछी है तो वो आपके 6,000 हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है वो रेल सेवा आचरण नियम 1966 का प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है। चलो पढ़ लेते हैं क्या प्रश्न है। रेल आचरण नियम के किस नियम के तहत रेल आवास किराए पर देना वर्जित है। तो ये नियम 15A है, ध्यान रखिएगा साथियों। 15A में ये है कि क्वार्टरों का दुरुपयोग से संबंधित है। क्वार्टरों को खाली नहीं करना, किराए पे देना, भैंस बकरी रखना, क्वार्टर का दुरुपयोग करना, ये आपके नियम 15A में आ जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है रेल सेवा आचरण नियम के 1966। ये जो रेल सेवा आचरण नियम 1966 था कि किस नियम के तहत चल अचल संपत्ति के बारे में उल्लेख है। तो ये 18(1) में है साथियों, याद रखिएगा। 18 में है। रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम के तहत चल अचल संपत्ति के बारे में उल्लेख है। तो ये चल अचल संपत्ति के बारे में जो उल्लेख है वो नियम 18 है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि नियम 18(1) में क्या है। 2 हैं, नियम 18 और 18(1). तो 18(1) में खरीदने से संबंधित है, यानी प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ती है खरीदने से पहले, तो वो 18(1) में है। और मैं यहाँ मुख्य सभी बता देता हूँ आपको। छुआछूत से संबंधित 23 है और राजनीति में भाग लेने से संबंधित 5 हैं। रेल कर्मचारी के सम्मान में 14 है, उपहार से संबंधित 13 है, और मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित 22 है, और 14 साल से कम के रोजगार बच्चों पर प्रतिबंध 22A है, और RTI एक्ट से 11 है, और मीडिया अखबार प्रेस इनसे संबंधित 8 है, और सरकार की आलोचना से संबंधित 9 है, और रेल कर्मचारी के सम्मान के लिए 14 है। तो और जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय उसके लिए आपके नियम 3C है। और इसमें महत्वपूर्ण हो गए साथियों, इन्हीं में से आपके 1-2 आ जाएंगे। और
जो उपहार से संबंधित है वो आपके नियम 13 है। और 13A है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 13A वो दहेज से संबंधित है कि न तो रेल कर्मचारी दहेज लेगा और न दहेज देगा। तो ये थे साथियों वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आपके रेल सेवा आचरण नियम के महत्वपूर्ण थे। यदि इसमें आपको रेल सेवा आचरण नियम 1966 में थोड़े बहुत भी आपको याद हो जाते हैं तो फिर आप ऑप्शन के अनुसार सही उत्तर पे पहुंच सकते हैं। इसलिए ये रेल सेवा आचरण नियम हैं जो टोटल 24 हैं। अगर आपको 24 के 24 याद नहीं होते हैं, इनमें से 8-10 भी आप याद कर लेते हैं तो फिर आप जो प्रश्न आएगा एग्ज़ाम में वो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आसानी से इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत राजनीति में भाग लेना वर्जित हो, तो नियम 5 है। और यहाँ स्टैंडर्ड फोरम से संबंधित प्रश्न पूछा है, निलंबन हेतु प्रयुक्त होने वाले मानक फॉर्म का नंबर क्या है, तो निलंबन के लिए SF1 है। और समझा गया निलंबन या प्रमाणित निलंबन या डीम्ड सस्पेंशन के लिए SF2 है। और SF3 निर्वाह की स्वीकृति के लिए है। और SF4 निलंबन से बहाली के लिए है। SF5 बड़ी चार्जशीट की चार्जशीट के लिए है। SF7 जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए है। और आपके जो प्रस्तुति अधिकारी का जो नामांकन होता है उसके लिए SF8 है। और जॉइंट कार्रवाई के लिए 10 है। और माइनर पेनल्टी के लिए SF11 है। और रेल सेवा कर्मचारी को सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी को आरोप पत्र देने के लिए SF14 है। तो ये मुख्य मैंने आपको बता दिया है, सारे याद कर लेना। निर्वाह भत्ता कितना दिया जाता है, निर्वाह भत्ता लास्ट पे का 50% दिया जाता है। यदि प्रशासनिक कारणों से सस्पेंड एम्प्लॉय का टाइम बढ़ाया जाता है तो उसमें 25% निर्वाह भत्ता और उसको जोड़ दिया जाता है, तो ये 75% हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन ये 25% कब बढ़ाया जाता है, जब प्रशासनिक कारणों से देरी हो रही हो, जब। ये ध्यान में रखिएगा साथियों। DAR अपील में डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 में अपील की समय सीमा क्या है, तो वो 45 दिन है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और मैं यहाँ जो प्रश्न लिए हैं, मैंने यहाँ टोटल जो 35 प्रश्न लिए हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिए हैं। प्रस्तुति अधिकारी का नामांकन किस मानक फॉर्म पर किया जाता है, तो SF8 पर किया जाता है। सर्वोच्च अनुशासनिक प्राधिकारी कौन होता है, तो भारत के राष्ट्रपति जी होते हैं, जो वर्तमान में सम्माननीय आदरणीय महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जो 103 प्रश्न है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बड़ी शास्ति के आरोप पत्र के साथ कितने अनेक्षर होते हैं, लोग तो 4 होते हैं, याद रखिएगा। भारतीय रेल पर कितने मंडल हैं, तो यहाँ मंडल की बात करें तो 73 हो चुके हैं, अब 73 मंडल हो चुके हैं, डिवीज़न हो चुके हैं। और 18 जोन हो चुके हैं। और 21 RRB हो चुके हैं। और 17 RRC हो चुके हैं। और भारतीय रेल की जो पटरियाँ हैं वो 67,157 के आसपास किलोमीटर रेल की पटरियाँ बढ़ चुकी हैं, यानी 67,157 के आसपास हो चुकी हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखने लायक थी। और 8,289 के लगभग स्टेशन हो चुके हैं, तो ये याद रखिएगा साथियों। और 18 जोन हैं, 73 डिवीज़न हैं। और वर्तमान में भारत के जो रेल मंत्री जी हैं वो आपके अश्विनी वैष्णव जी हैं, ये प्रश्न आ सकता है आपके। और टोटल 73 डिवीज़न हो चुके हैं, 18 जोन हो चुके हैं, ये याद रखने लायक है आपके लिए। और सबसे ज़्यादा कमाई होती है जो गुड्स से होती है, तो आप सभी जानते हैं। रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल RRT, रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल RRT का कार्यालय कहाँ, तो ये चेन्नई में है, याद रखिएगा। और RCT जो होता है रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल, RCT की फुल फॉर्म होती है रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल। तो और RRT की होती है रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल। तो ये रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल तो चेन्नई में है और रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में है, दोनों का ध्यान में रखिएगा। RRT तो है चेन्नई में और RCT है नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। RDSO वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और ये लखनऊ में स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, सुपरहिट है, याद रखिएगा। 108 प्रश्न है WCR का मुख्यालय कहाँ है, तो मैंने बता दिया साथियों कि हेड क्वार्टर से संबंधित आप ज़रूर याद कर लें। जैसे नॉर्थ का होता है दिल्ली, साउथ का होता है आपके चेन्नई, पूर्वी का होता है कोलकाता, और आपके दक्षिण का हो जाता है आपके मुंबई। तो और सेंटर रेलवे का भी मुंबई होता है। तो
तो ये महत्वपूर्ण है। और एनसीआर का प्रयागराज होता है, और एससीआर का सिकंदराबाद होता है, और डब्ल्यूसीआर का जबलपुर होता है, और ईसीआर का हाजीपुर होता है। तो ये मोस्ट सारे आप याद कर लें, क्योंकि हेड क्वार्टर से संबंधित आपके 2 प्रश्न जरूर आएंगे। तो डब्ल्यूसीआर का मुख्यालय कहाँ है? डब्ल्यूसीआर का मुख्यालय जबलपुर है। और ये जो टोटल 18 मुख्यालय ये ज़रूर आप रट लें, याद कर लें। इसका वीडियो मैंने बना रखा है, आप चाहें तो मेरा वीडियो देख सकते हैं। मेरे वीडियो पूरे देख लीजिए, मैंने 350 के करीब वीडियो बनाए हैं। ये सारे वीडियो आप चाट डालिए, पढ़ डालिए, देख डालिए, इनमें बहुत कुछ मिलेगा आपको। और एक तरह से ये जैसे अपन कक्षा में क्लास लेते हैं, वैसे ही एक तरह की ये क्लास है। तो मैंने बहुत से प्रश्न में वीडियो में जो सम्मिलित आते हैं उससे रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं उनका भी मैंने बहुत व्याख्यात्मक तरीके से उनको सोल्व किया है। तो आपको ये देखने से बहुत लाभ होगा। देखो साथियों, मैं आपको पुनः बता दूं, पढ़ाई 7 तरीके से की जाती है। अगर आप 7 तरीके से पढ़ाई करते हैं तो कोई माई का लाल आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। पढ़ाई के 7 तरीके होते हैं, वो मैं बता दूं आपको। सबसे पहला होता है पढ़ना, रीडिंग। दूसरा होता है लिखना। पहला होता है रीडिंग, दूसरा होता है लिखना, तीसरा होता है आपके देखना। जैसे आप रिलेटेड वीडियो देखना या रिलेटेड चीज़ें, मतलब जैसे यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हैं तो वो होता है देखना। तो पढ़ना, लिखना, देखना। और एक होता है मनन करना, चिंतन। और एक होता है रिवीजन करना। और एक होता है प्रैक्टिकल करना। और एक होता है यानी पढ़ना, लिखना, देखना, मनन करना, प्रैक्टिकल करना, चिंतन करना, रिवीजन करना। ये 6-7 तरीके होते हैं। तो 7 तरीक़ों से यदि आप पढ़ाई करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आप उसको भूलेंगे नहीं और बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। तो चलिए, कहाँ थे अपन? डब्ल्यूसीआर का मुख्यालय पढ़ रहे थे, जबलपुर होता है। एनसीआर का मुख्यालय इलाहाबाद था, जिसको चेंज कर दिया गया है, प्रयागराज हो गया है। और साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद है। और ईसीआर का मुख्यालय हाजीपुर है। और डब्ल्यूसीआर का मुख्यालय जबलपुर है, याद रखिएगा। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा के मुखिया प्रधान को क्या कहा जाता है? तो डायरेक्टर कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये थे साथियों 35 प्रश्न जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। तो धन्यवाद साथियों, फिर हम नए वीडियो लेके आएंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।